सो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक चौधरी और आज हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम पहला चैप्टर रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज गिवन है अपने को। सीधी सी बात बोलूँ तो मैं 4 कंसेप्ट सिखाए गए हैं। चारों एक्सरसाइज में हमें अलग अलग कंसेप्ट सिखाए गए हैं। रियल नंबर चैप्टर बेसिकली नंबर सिस्टम पे बेस्ड है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। नंबर सिस्टम पिछले साल भी आपने पढ़ा था, क्लास 9th में भी, क्लास 8, 7, 6, 5th, 4th, हर क्लास में आपने नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा होगा। नंबर्स के बारे में आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। तो एक बार मैं आपको बता दूं, जो हमारा पढ़ने का तरीका होगा कुछ इस प्रकार होगा। देखो, पहले तो आएगी इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज की, पहले आएगी इंट्रोडक्शन वीडियो, और कोई ज़्यादा ही छोटी एक्सरसाइज होगी और ज़्यादा ही छोटा इंट्रोडक्शन होगा, तो उसी इंट्रोडक्शन के अंदर ही वीडियो के हम सॉल्यूशन इंक्लूड कर देंगे। एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन होंगे उसी इंट्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड कर देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, ये एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आएगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। कुछ हमारा इस तरीके से पढ़ने का प्लान रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय वेस्ट किए हुए। सो पहली एक्सरसाइज है, उसमें हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में सिखाया गया है। जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें हमें फंडामेंटल थ्योरम होती है अरिथमेटिक की, उसके बारे में सिखाया गया है। जो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है बेसिकली वही है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, क्लास 6 में भी पढ़ाया है आपने। एक्सरसाइज 1.3 में हमें इरेशनल नंबर को हम लोग इस साल रिविजिट करेंगे। पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा था कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, √3 एक इरेशनल नंबर होता है, √5 एक इरेशनल नंबर होता है, √7 एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये क्यों होता है ना, ये तो आपने पढ़ा था, होता है, ये भी पढ़ लिया था कि ये P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इस साल हम इनका प्रूफ भी पढ़ेंगे कि कैसे प्रूव करते हैं। √2 इरेशनल है, √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इनका प्रूफ भी हम इस साल पढ़ेंगे। देन एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग रेशनल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इस साल हम रेशनल नंबर को रिविजिट दोबारा करेंगे, क्योंकि हमने पिछले साल भी पढ़ा है, और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। पहली चीज मैं कुछ रिकैप करा देता हूं आपको, क्लास 9th का, 7th का, 8th का, है ना। क्योंकि अगर ये रिकैप नहीं होगा, रिकैप मतलब रिवाइज करा देता हूं जो भूल चुके हो आप, है ना। अगर ये नहीं आता होगा आपको तो आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी। पहली चीज होता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और जवाब दीजिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अपने आप को खुद को जवाब दीजिए। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं भाई, क्या होते हैं नेचुरल नंबर। तो यहां पे आप लिखोगे काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। लिख लिया होगा आपने, है ना। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। भाई आपके घर में काउंटिंग अगर आपको करनी है, किसी चीज़ की काउंटिंग करनी है, ठीक है, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे ही आगे मूव करते जाओगे, एंड 1 2 3 4 5 एंड टिल दैट, तब तक आपको काउंटिंग करनी है, आप तब तक काउंट करते रहोगे, है ना, अप टू इनफाइनाइट, है ना। दूसरे होते हैं होल नंबर। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं भाई, पता है आपको सभी को, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए चीज मैं बता रहा हूं। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जल्दी बताओ, सोचो। नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर हम जीरो को भी इंक्लूड कर ले, नेचुरल नंबर्स टुगेदर with zero are called whole numbers, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर हम जीरो को भी ऐड कर लें, नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, ठीक है। नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब आता है थर्ड, इंटीजर्स। या भी इंटीजर्स क्या होते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, अपने आप को खुद को जवाब देना है वीडियो को पॉज करने के बाद। जल्दी सोचिए इंटीजर्स क्या होते हैं, सोचिए। इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं,
नेचुरल नंबर्स का आप चाहे पॉजिटिव वाले लो और चाहे इनके नेगेटिव ले लो, टुगेदर विद जीरो क्या कहलाते हैं, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव natural numbers, all positive and negative natural numbers together with zero are called integers, सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर भी इस साइड तरह की चलता रहेगा और इधर भी नेगेटिव वाली में आप इधर साइड भी चल सकते हो, है ना। 0 भी एक इंटीजर होता है, नोट कीजिए, आप नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो वैसे तो ये बेसिक चीज़ें काफ़ी लोगों को पता भी होंगी, लेकिन देखो जनरली बच्चे कुछ भूल जाते हैं ना, नहीं भी पढ़ते हैं, तो उस वजह से बतानी पड़ रही हैं, ठीक है। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स आर those numbers which can be expressed in form of P upon Q, जिनको हम P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, है ना। where P, Q are integers and Q not equals to 0। देखो जो यहाँ पे जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहाँ पे जो ये P और Q है ना, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, 2/3, 5/7, 9/8, है ना। तो ये सब क्या है, सभी रेशनल नंबर हैं। बट मैंने बोला कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, मैं एग्जांपल के लिए 2/0, 3/0 ये क्यों नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको 0 ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएंगी, इनकी वैल्यू अनडिटरमाइन हो जाएगी, इनडिटरमाइन हो जाएगी। अनडिटरमाइन या इनडिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब इसकी वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। और सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इसकी वैल्यू, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, है ना। हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, ठीक है। नोट करो, नोट करो। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। अब इरेशनल नंबर जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे, इरेशनल नंबर इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। इरेशनल नंबर्स irrational numbers are those numbers, वो नंबर होते हैं which cannot be expressed in form of P upon Q, where P, Q are integers, ठीक है। P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। जो ये Q की वैल्यू होती है डिनोमिनेटर की, यहाँ पे भी नॉट इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है। नोट कीजिए, जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं कर सकते, लिख सकते, जैसे कि √2, √3, √5, है ना।
एसेट्रा। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। और एक और सिंपल भाषा में बात करूं, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी ये चीज, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन रिपीटिंग numbers are called irrational numbers। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे 1 पॉइंट है ना, 1.1234567 देखो ना तो ये खत्म हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से चलता जाएगा। इस तरीके के नंबर क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स अब मेन चीज, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होता है। अब तक तो हमने रिकैप किया था क्लास 9th का 8th का जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो अब आती है बात कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स होते हैं भाई ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स makes up a collection of real numbers। अब सीधी सी मैं बात बोलूं, मैंने पूछूं ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो आपका जवाब होना चाहिए यस ट्रू। ऑफकोर्स ट्रू होगा, क्योंकि भाई जितने भी रेशनल नंबर हैं सभी रियल नंबर्स होंगे, और जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो भी रियल नंबर होंगे। जैसे मैं पूछूं ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो आप बोलोगे यस ट्रू है। क्यों है? क्योंकि जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हैं सभी क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब मैं पूछता हूं कि ऑल इंटीजर्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो आप बोलोगे यस, वो भी क्या है? रियल नंबर्स हैं। जितने भी नंबर होते हैं रेशनल इरेशनल सभी क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जिनमें आयोटा आता है, ठीक है। वो आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ोगे 11th क्लास में ना। आयोटा वाले नंबर्स जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, लेकिन ये सभी क्या है? रियल नंबर्स हैं। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं इरेशनल नंबर्स हैं। नोट कीजिए इसको, है ना। रियल नंबर्स क्या हैं? आप ऐसे लिख लो, रियल नंबर्स इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, है ना। जितने भी रेशनल नंबर हैं और जितने भी रेशनल नंबर हैं सभी क्या है? रियल नंबर्स हैं, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। अब अपना जो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहला टॉपिक जो हमको सिखाया गया है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हो आप। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है भाई? सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं, और जो मतलब अदर स्टेटमेंट्स को, अदर थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए लिए जाते हैं, उनको प्रयोग किया जाता है ना। एल्गोरिथम ये होता है। और लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं है, 6th क्लास का टॉपिक है, लेकिन 10th में इससे हम थोड़ा हाई लेवल पढ़ेंगे थोड़ा सा। बाकी आपने 6th क्लास में पढ़ा है। जैसे कि 15 को डिवाइड करना है मुझे 2 से, तो कैसे डिवाइड करूँगा? 2 7 जा 14, 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। 1 क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। इसे रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, क्वोशिएंट। इसे डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर, जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। और जो ये होता है ये कहलाता है डिविडेंड। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? डिवाइजर
इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इसके इक्वल होता है। ठीक है, बात समझ में आई भाई? कैसे होता है अभी दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे होता है ये भी दिखाऊंगा। और जो अपना रिमाइंडर होता है, जो शेष बचता है अपना, जो रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 से, बट लेस देन होगा डिवाइजर से, है ना? डिवाइजर से ऑलवेज लेस देन होगा। भाई ऑब्वियस है, होगा ही ना, डिवाइजर से लेस तो होगा ही रिमाइंडर। अगर लेस नहीं होता तो हम डिवाइड ही कर देते, एक और बार डिवाइड कर देते, 8 टाइम्स डिवाइड करते। तो इन दोनों चीज़ों को आप लिख लो, नोट कर लो इसको। अब देखो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कैसे होता है। डिविडेंड क्या है अपना 15 है, डिवाइजर क्या है, और डिवाइजर क्या है 2 है, क्वोशिएंट क्या है 7 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 1 है। तो 7 2 जा 14 प्लस 1 15, और ये भी क्या आ रहा है 15। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई ना, जो ये चीज़ लिखी है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बिल्कुल चीज़ सही हो गई, है ना? ये क्या है, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर। नोट कीजिए, इनकी फॉर्म कुछ ऐसी हो गई। अगर हम इसको ए मान लें तो बी क्यू प्लस आर फॉर्म हो गई, बी क्यू प्लस आर यहाँ पे रिमाइंडर है, क्यू क्या है, क्यू हमारा क्वोशिएंट है, और बी क्या है, बी डिवाइजर है, और ए डिविडेंड है। कुछ इस फॉर्म के हो गए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको बी माना, इसको क्यू माना, इसको बी माना, इसको क्यू, इसको आर, और इसको ए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म के हो गए ना कुछ। ठीक है, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अब हम इसके वो देखते हैं एप्लीकेशन क्या है भाई। एप्लीकेशन है इसका एचसीएफ निकालने का। जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ। हम लोगों को 124,24 क्वेश्चन 124,24 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ फाइंड करना है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच का हाईएस्ट भी होना चाहिए नंबर वो, और इन दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, वो फैक्टर निकालना है। जैसे कि आप लोगों ने पहले क्लास 4th में पढ़ा होगा कि 124 के हम फैक्टर निकालते थे कुछ इस तरीके से, 6 2 जा 12, 2 4 जा 2 2 जा 4, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, 31 2 जा 62, और यहाँ पे 31 ही आ जाएगा, क्योंकि 31 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर और नहीं हो सकते हैं। 24 बराबर क्या आ जाएगा, 12 2 जा 24, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ 3, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 124 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 31, एंड 24 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3। तो देखो ये नंबर कॉमन आ रहे हैं, ये कॉमन आया, एक दूसरा ये कॉमन आया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 124 इक्वल टू 2 2 जा 4, तो 4 एचसीएफ हो जाएगा। 2 × 2 बराबर 4। ठीक है, इस तरीके से निकालना आपको आता था। लेकिन अब जो मेथड, ये तो मेथड 1 हो गया क्लास 4th वाला। अब बोलोगे सर ये क्लास 10th में सीखने आए क्या हम? ये तो नहीं सीखने आए। अब हम लोगों को सीखना है मेथड 2 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बताया क्योंकि ज़्यादातर सब बच्चों को आता है ना। अब देखते हैं, ये से थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और मैं इसमें इंग्लिश फालतू की थ्योरी लिखाऊं उससे अच्छा है मैं सीधा क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे छोटे वाले नंबर को उठाते हैं, 24 को उठाएंगे और 124 को डिवाइड करेंगे। 24 से 124 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा, 120 आ जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने भी पढ़ा था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ पढ़ी थी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से लिख सकते हैं 124 बराबर 24 × 5 + 4, क्योंकि ये क्या है, ये क्वोशिएंट है, ये क्या है, ये डिवाइजर है, और ये रिमाइंडर है। तो ऐसा लिख दिया। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अभी हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 के इक्वल नहीं आया है। फिर हम फिर से डिवाइजर और रिमाइंडर को उठाएंगे, डिवाइजर ये, रिमाइंडर क्या है 4 है। तो 24 इक्वल टू हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 6 + 0। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है, और सॉरी ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो जब हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिस केस में, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा, तब हमारा जो एचसीएफ होगा
वो डिवाइजर के इक्वल हो जाएगा। HCF इक्वल टू डिवाइजर, है ना, डिवाइजर के इक्वल हो जाएगा, बराबर डिवाइजर कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 के बराबर हमारा HCF हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या किया? कुछ भी नहीं किया, इन दोनों का HCF निकालना था, 4 ही आया था, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में सबसे बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे नंबर से। डिवाइड किया, 5 टाइम्स किया, 4 रिमाइंडर बचा, तो हमने इस तरीके से लिखा 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया है, तो हम डिवाइजर और रिमाइंडर दोनों को उठाते हैं और 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। सीधी सी बात यहाँ पे क्या हो रहा है, 24 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 6 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल हो गया और 0 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। तब हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा जिस स्टेप में, तो वहाँ पे जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है, 4 है, तो HCF भी क्या होगा हमारा 4 ही होगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, तो इसको नोट कीजिए, है ना। इससे अगला मैं क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का देता हूँ, वो आपको खुद करना है। इससे अगला क्वेश्चन है, आपको HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही फाइंड करना है आपको HCF। किसका फाइंड करना है इस बार, 4052 और 12576, 12576, ठीक है। इसका फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे भाई, सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करोगे बड़े नंबर को, 12576 को डिवाइड करोगे, करो डिवाइड, करो जल्दी करो भाई डिवाइड। किया, तो यहाँ पे 4052 को हम 12576 से डिवाइड करेंगे। अब आप बोलोगे भाई 4052 है तो टेबल आता ही नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेट हम देखेंगे कितनी बार जा सकता है। देखो भाई हमें 3 टाइम्स लग रहा है, 4052 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 1 आएगा, 15 का 1 लिख देंगे, 4 3 जा 12, 12,156 आ जाएगा यहाँ पे, 12,156 आ जाएगा भाई। अब नहीं जा सकता क्योंकि फिर ये 500 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 600 से ज़्यादा हो जाएगा कुछ, है ना। एक और बार इसको डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स ही जाएगा, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या एलसीएम आएगा हमारा, 6 में से 6 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गए 4, तो 420 हमारा एलसीएम आ गया, है ना। 420 एलसीएम आया। तो मैंने आपको बताया था आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, 12,576 बराबर 4052 इंटू 3 प्लस 420। फिर मैंने बताया था कि तब हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखो भाई अगर क्वेश्चन खुद से कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर अभी तक खुद से ट्राई नहीं किया, एक बार भी सॉल्व नहीं करके नहीं देखा है तो एक बार फिर से करके देख लो, क्योंकि अगर खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। वीडियो बाद में देखो, सॉल्यूशन तो बाद में भी देख सकते हो, नहीं होता है खुद से तो भी। तो देखो ये 4052 इस डिवाइजर और रिमाइंडर को उठाएंगे फिर हम, तो 4052 फिर हम 420 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा भाई अब ये देख लेते हैं। ये भी हम अप्रॉक्सीमेट लगाएंगे कितनी बार जा सकता है, हम 9 टाइम्स करके देखते हैं। 420 इंटू 9 किया तो क्या है 9 0, 9 दूनी 18 का 8, है ना, 9 दूनी 18 का 8, यहाँ से लगे 9 4 36 और 1 3780 आ गया, है ना। इसमें अगर आप ऐड करते हो तो 4100 और कुछ हो जाएगा, मतलब 9 टाइम्स ही जा सकता है। तो आप 4052 में से इतना घटाओगे, 4052 में से ये घटाओगे तो क्या आएगा, 2 में से 0 गए 0, 15 में से 8 गए 7, ठीक है, 9 में से 7 गए 2 और 4 में यहाँ से, तो यहाँ पे तो 0 बचेगा क्योंकि 3 में से 3 गए 0, तो 272 क्या बचा हमारा, 272 क्या बचा हमारा इंटू 3 प्लस 272, सॉरी 9 इंटू 9 प्लस 272, ठीक है। फिर से हमारा रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। फिर हम 120, 420 और 272 को उठाएंगे, 272 को उठाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई, मेरे हिसाब से तो एक ही बार जाएगा, इंटू 1 कर देंगे, प्लस अब कुछ रिमाइंडर भी बचेगा, तो 420 में से 272 को घटा के देख लेते हैं, तो ये आएगा मेरे हिसाब से, ये 380 90 100 28 ये हो गया 28, देखो 148 आ रहा है क्या, 148 आ रहा है क्या, 28 ये 20 ये 48 ही हो गया,
है ना, 148 आ रहा है फिर, तो 148 आ जाएगा, ठीक है, 148 आ गया, यही आया। फिर हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइजर और रिमाइंडर को उठाएंगे, तो 272 बराबर क्या लिखेंगे हम, 148 इंटू कितने टाइम्स जा रहा है भाई, कितने टाइम्स जा रहा है, तो 1 टाइम्स ही जाएगा इसमें भी, 14 दूनी 28 होते ना, तो 200 कुछ और ज़्यादा हो जाएगा, तो 272 में से 148 को घटाएंगे हम, तो 12 में से 8 का कितना बचा, 4 है ना, 4 ही बचेगा, ऑब्वियस है। ये इतना कैलकुलेशन में लंबी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट तब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इतना ही लंबा होगा, इतना टाइम नहीं लगता है, इतने सॉल्व हो जाता है। 12 में से 8 का कितना बचा, 4, तो यहाँ पे 6 में से 4 का कितना बचा, 2 है ना, 6 में से 4 का कितना बचा, 2, और 2 में से 1 गए 1, तो 124 यहाँ पे आ जाएगा अपना, 124 आ गया। अभी कुछ कुछ पहले जैसा हो जाएगा, देखना, फिर से हम 148 यहाँ पे लिख लेना, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे अभी हम लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे हम, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। फिर हम उठाएंगे 148 और 124 को, 124 इंटू 1 करेंगे प्लस 24 आ जाएगा, है ना। फिर से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, इसको डिवाइजर को उठाएंगे और रिमाइंडर को उठाएंगे, तो 124 बराबर 24 इंटू 5 टाइम्स ही जाएगा, प्लस में 4 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर यहाँ पे सिमिलरली क्या हुआ, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से डिवाइजर और रिमाइंडर को उठाएंगे, तो 24 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 प्लस 0, कुछ ऐसा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 के इक्वल आ गया है, रिमाइंडर इक्वल टू 0। और मैंने क्या बताया था लास्ट केस में, तब हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा, उस केस में हमारा डिवाइजर ही क्या होगा, डिवाइजर इक्वल टू होगा HCF, है ना, डिवाइजर इक्वल टू क्या होगा, HCF, तो HCF बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स। देखो इतना टफ नहीं था, काफ़ी इजी था, बट एज ए स्टूडेंट थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से आपको डिटेल में बताया। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके का, सो दैट एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q एंड एवरी इवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q प्लस 1। देखो देखने से तो ये साफ दिख रहा है, हमको ये दर्शाना है, ठीक है, ये शो करना है। तो देखो इसके दो मेथड हैं, एक तो आप सिंपली q की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2, q की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4, तो इस तरीके से 3 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा। तो एक पहला तरीका तो ये हो गया, है ना। तो दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका भी अब डिस्कस करेंगे। फिर हम यहाँ पे q की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 2 पुट करेंगे q की वैल्यू तो ये हो जाएगा 5, एंड q की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो देखो ये ऑड ही आ रहा है, तो हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया। बट इसको हो सकता है कहीं पे कोई टीचर रॉन्ग कर दे, ये तरीका वैसे बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है, बट हम फिर भी CBSE का जो मेथड है वही देखते हैं ना, जो यूक्लिड डिवीजन। क्योंकि देखो ये मेथड जो है हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन गलत कहाँ पे हो सकता है कि हमको ये क्वेश्चन क्या पता भाई, हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाया भी, तो उस मेथड से ही करना होगा। तो हम लोगों को ये दूसरा वाला जो मेथड है, CBSE वाला मेथड है, यही देखना पड़ेगा। उस मेथड से, वैल्यू पुट करने वाले मेथड से हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है, तो उसी से दिखाना है हम लोगों को, शो करना है। तो देखो हम लोगों ने ए को लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ए को क्या मान लिया हमने, पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, और यहाँ पे b बराबर 2 मान लिया है। मैंने अभी बताई थी आपको यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म, तो कुछ इस तरीके से आ रही थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखो b की वैल्यू यहाँ पे 2 हो रही है, देखो 2 ही हो रही है। अब यहाँ पे 2q है, तो 2q मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a बराबर 2q प्लस 0। तो यहाँ पे कुछ डिविडेंड होगा, किसी डिविडेंड के इक्वल होगी, है ना, और ये डिवाइजर होगा, ये क्वोशिएंट होगा, रिमाइंडर इस केस में 0 आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है इवन नंबर होने के लिए रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो इवन वैल्यू आने के लिए, है ना, क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे, ये इवन ही आएगा। 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, तो कुछ इस तरीके का ही हो रहा है ना। इसको आप नोट मत करना, ये जस्ट मैंने बताने के लिए लिख दिया है, इसको आप नोट मत करना, समझाने के लिए लिख दिया है ना। तो a बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइजर है, हम लोगों ने पढ़ा था अपना कि हमारा जो रिमाइंडर होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जो होता है वो लेस होता है किससे, डिवाइजर से। भाई डिवाइजर से अपना रिमाइंडर क्या होता है, लेस होता है। चाहे इस केस में लो डिवाइजर, चाहे इस केस में लो 2q प्लस 1 वाले में, है ना, चाहे इस केस वाले चाहे इस केस में, तो हमारा डिवाइजर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, और क्वोशिएंट क्या है, q, है ना।
और रिमाइंडर इसमें 1 बच रहा है, इसमें 0 बच रहा है ना। ये कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है, ये हो रहा है ए क्यू बराबर 2q प्लस 0 है ना, कुछ ऐसा बन रहा है, ये बन रहा है ए बराबर 2q प्लस 1, इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होता है बट ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 से, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर, और लेस देन क्या लिख देंगे, लेस देन क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे भाई, क्योंकि अपना डिवाइजर क्या है 2 है, ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या है भाई, 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, 0 के इक्वल हो सकता है, तो अपना रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, खाली 0 और 1 ही आ सकता है, 2 तो आ नहीं सकता क्योंकि 2 से तो छोटा ही होगा। तो यहाँ से हमें क्या शो हो गया, क्या शो हो गया, जब हमारा रिमाइंडर 0 और 1 आएगा तो कुछ इस फॉर्म का ही आएगा है ना। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो एवरी इवन इंटीजर होगा वो 2q फॉर्म का होगा और जो ऑड इंटीजर होगा वो 2q प्लस 1 फॉर्म का होगा। सो वी कैन से दैट every even integer is of form 2q and every odd integer is of form 2q plus 1, integer is of form 2q plus 1। देखो कुछ भी नहीं हो रहा, कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, सीधा सा घुमा फिरा के रिमाइंडर वाली बात बतानी है हम लोगों को, कुछ भी नहीं कि अपना रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा बट 2 से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि भाई डिवाइजर हमारा इस केस में 2 आ रहा है। और फिर सीधे से बात बोल देनी है कि इससे हमें यहाँ से पता लग गया कि अपना रिमाइंडर कुछ इस तरीके का ही होगा, 2q और 2q प्लस 1 फॉर्म का ही है ना। सो स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स आप ये वाला एग्जाम्पल 4 है, हाँ एग्जाम्पल 4 है, ये ट्राई कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल 3 मैंने नहीं कराया है, एग्जाम्पल 2 करा दिया, क्योंकि एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 दोनों ही एक जैसे हैं, उसमें भी सेम हम लोग को रिमाइंडर बता देना है कि डिवाइजर से छोटा होगा और सीधे से वही बात बोल देनी है जो एग्जाम्पल 2 में किया है। तो ये वाला ट्राई कीजिए, ये वाला ट्राई कीजिए। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। वो उनको इस तरीके से अरेंज करना चाहता है कि जो ट्रे में अगर उनको अरेंज करे तो देखो सेम नंबर हर लाइन में सेम नंबर आने चाहिए, मतलब जो काजू और बादाम की बर्फी उसको लगानी है तो हर लाइन में सेम नंबर्स आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन में हमने 8 बर्फी लगा दी, एक में 10 लगा दी, एक में 12 लगा दी, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, सेम बर्फी आनी चाहिए हर लाइन में, और ट्रे का लीस्ट एरिया वो कवर करें है ना। तो इस पर्पज़ के लिए हम कितनी नंबर्स हो सकते हैं जो काजू या बादाम की बर्फी के जो एक लाइन में आ सकते हैं, ये हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे भाई, और एचसीएफ किससे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे है ना, क्योंकि हाईएस्ट भी होनी चाहिए और सेम भी होनी चाहिए, मतलब कॉमन भी होनी चाहिए। तो हाईएस्ट भी होनी चाहिए और कॉमन भी होनी चाहिए, मतलब से यहाँ से पता लग गया। तो एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हम लोगों को। तो 130 से हम लोग क्या करेंगे, 420 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा, कितना आएगा 390 आएगा, यहाँ पे 30 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। फिर मैंने बताया था आप ऐसे लिख सकते हो 420 बराबर 130 इंटू 3 प्लस 30। तो अपना रिमाइंडर अभी क्या है, रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तब तक 0 नहीं आ जाता, फिर हम डिवाइजर और रिमाइंडर दोनों को उठाएंगे। तो 130 बराबर क्या लिखेंगे, 30 इंटू क्या लिखेंगे 4 प्लस 10, फिर भी हमारा रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, 4 थी 120, 120 प्लस 10 130, फिर से हम 30 और 10 को उठाएंगे। तो 30 बराबर क्या लिखेंगे हम, 10 इंटू 3 प्लस 0। तो इस केस में हमारा यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ क्या आएगा, डिवाइजर के इक्वल आएगा, तो 10 आ जाएगा। जो हमारा आंसर होगा, द नंबर ऑफ बादाम एंड काजू बर्फी दैट वी कैन अरेंज फॉर दिस पर्पज इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एचसीएफ निकाला है, किससे निकाला है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। 130 छोटे नंबर को उठाते हैं, फिर बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ जाता तब तक हम इस प्रोसेस को करते हैं। जैसे ही रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो उस केस में जो हमारा लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर आ रहा होता है वही एचसीएफ होता है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स टिल देन बाय बाय।